नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत की बातें करेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं लेव वाइगोत्स्की, जिन्होंने सिद्धांत क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। कहने का मतलब है कि लेव वाइगोत्स्की साहब जो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना सिद्धांत जो प्रतिपादित किए हैं विकास के लिए, वो किस पे आधारित है? वो सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पे आधारित है। कहने का मतलब है कि समाज में जितने भी कारक होते हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं, वो आपके विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जितने भी कारक होंगे वो सभी, जैसे लैंग्वेज है या फिर आप बड़े को देखते हैं जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, जिस तरह से उनका एक्टिविटी होता है, आप उसको क्या करते हैं? सीखते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आप क्या करते हैं? चीज़ों को अपने अंदर इंटरनलाइज करते हैं, आत्मसात करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इनके सिद्धांत को। इनका पूरा नाम था लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, और इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा हिंदी में देखिए, वाइगोत्स्की है ना, ऐसे भी लिखा हुआ आपको दिखेगा, वाइगोत्स्की ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लेव वाइगोत्स्की इसके हिंदी नाम हो गए। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और जो इनका सिद्धांत है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सोशियो या सोशल, आप सोशल लिखिए या सोशियो कल्चरल, सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये इनके सिद्धांत का पूरा नाम हो गया। इन्होंने अपने सिद्धांत में चूँकि सामाजिक सांस्कृतिक फैक्टर्स पे ज़्यादा जोर दिया है। सीखने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है? सामाजिक कारक हैं। जो हमारे संस्कृति में विद्यमान जो भी चीज़ें हैं वो क्या करते हैं? आपको सीखने में मदद करते हैं। और सीखना कैसे होता है? वो होता है सोशल इंटरेक्शन की वजह से। जो भी फैक्टर्स हैं समाज में, उससे जब आप अंतःक्रिया करते हैं तब जा कर के आप में क्या होता है? सीखना होता है, और उसी से क्या होता है? आपका डेवलपमेंट होता है, आपका विकास होता है। ठीक है, तो ये बातें करते हैं। सीखने के लिए जो इनका सिद्धांत है वो किस पे आधारित है? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सोशल विज्म। ठीक है, एक तरह से ये क्या थे? सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि लेव वाइगोत्स्की किससे संबंधित है? कॉग्निटिव स्ट्रक्चरलिज्म से या सोशल स्ट्रक्चरलिज्म से? तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सोशल की बातें करते हैं इसलिए सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है। कंस्ट्रक्टिविस्ट या कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये होता है कि ये ऐसा मानते हैं कि जो बालक होते हैं, जो बच्चा होता है, वो ज्ञान की क्या करते हैं? संरचना करते हैं, रचना करते हैं, न कि वो ज्ञान को अर्जित करते हैं, न ही वो क्या करते हैं? अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं।
ठीक है, वो अपने ज्ञान की रचना खुद करते हैं। एक बालक होता है वो खुद से सीखता है चीज़ों को, चाहे वो खुद से करके सीखता हो या अन्वेषण करके सीखता हो या खोज करके सीखता हो। तो ये एक तरह से क्या करते हैं, ये मानते हैं कि बच्चा जो भी बच्चे में सीखना होगा, विकास होगा, वो किसके द्वारा होगा, उसके खुद के द्वारा, खुद से वो संरचना करेगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के लिए इन्होंने 3 कारक की बातें करते हैं, 3 कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो जो सामाजिक विकास होता है, बालक का जो विकास होता है, विकास के लिए तीन फैक्टर को क्या मानते हैं, इम्पोर्टेंट मानते हैं। ठीक है, पहला हो जाता है सामाजिक कारक, आप इसको सोशल फैक्टर बोल सकते हैं। दूसरा होता है लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं भाषा। और तीसरा होता है कल्चरल फैक्टर, मतलब सांस्कृतिक। कारक। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सोशल फैक्टर। समाज में जितने भी आपको चीज़ें दिखती हैं, जितने भी फैक्टर्स समाज में आते हैं, उन सब से क्या होता है, बालक क्या करता है, इंटरेक्शन करता है अपने बड़े से, अपने से छोटे से, टीचर के साथ, अपने ग्रुप के जो भी बच्चे हैं उनके साथ, जो भी जैसे मीडिया है, ऐसे फैक्टर्स हैं, उसके साथ क्या करता है, वो इंटरेक्शन करता है। अंतःक्रिया के माध्यम से ही क्या करता है, बालक सीखता है। सामाजिक जो भी कारक है उसके साथ अंतःक्रिया के माध्यम से। इसीलिए इनके सिद्धांत में इंटरेक्शन को, जो सोशल इंटरेक्शन है, उसको क्या माना गया है, अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। सोशल इंटरेक्शन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, माध्यम से सीखता है। ठीक है, सीखना, इस पे ये बहुत ही ज़बरदस्त जोर देते हैं। ठीक है, कि इंटरेक्शन अगर नहीं करेगा तो लर्निंग नहीं होगी। और आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब तक क्लास में आप टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं होता आपका, तब तक क्या होता है, आप सीख नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए टीचर पढ़ाएं और आपको कुछ समझ में अगर नहीं आया, तो अगर आप टीचर से फिर से क्या करेंगे, आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे या टीचर से आप पूछेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, आप वो चीज़ें मिस कर जाएंगे, वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो फिर क्या होगा, सीखना प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। इसीलिए सीखने के लिए अंतःक्रिया और इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, और इसी के माध्यम से आप सीखते हैं। दूसरा है क्या है, भाषा। भाषा के माध्यम से ही आप इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज के बारे में भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण अपना कॉन्सेप्ट दिए हैं। लर्निंग भाषा के बारे में ये बताते हैं कि जब बालक अर्ली स्टेज में होता है, वहाँ क्या होता है, चिंतन करना या फिर जो लैंग्वेज होता है वो दोनों क्या होता है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, और आगे चल करके धीरे धीरे क्या होता है, चिंतन और भाषा दोनों एक दूसरे में ही क्या हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। इसकी बातें करते हैं। ठीक है, और भाषा के माध्यम से ही इंटरेक्शन होता है। ठीक, उसके बाद क्या है, कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर्स की बदौलत और कल्चरल जो सांस्कृतिक कारक हैं, उसी के माध्यम से क्या होता है, आप जो भी कल्चरल चीज़ें हैं, जैसे क्या नैतिकता क्या है, क्या वैल्यूज हैं, क्या मापदंड है, मानदंड क्या है, उन चीज़ों को, मानकों को आप क्या करते हैं, सीखते हैं, अपने अंदर इंटरनलाइज करते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या बताया है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उससे जब आप चीज़ों को ग्रहण करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनलाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। और इंटरनलाइजेशन के प्रोसेस के माध्यम से ही आप चीज़ों को सीखते हैं, और फिर आपका क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स की बातें करते हैं। और देखिए आगे चल करके क्या होता है, ये बताते हैं कि बालक
भाषा में आगे चल कर के दोनों एक हो जाते हैं। और ये भी क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे उसका क्या होता है, भाषा डेवलप होता जाता है, चिंतन की प्रक्रिया क्या होती है, भाषा पे डिपेंडेंट होती चली जाती हैं। ठीक है, तो ये बातें वो बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इनकी सिद्धांत में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं आगे। जैसे आप कुछ चीज़ों के बारे में सुने होंगे, जैसे ZPD की बात करते हैं, स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं, उसके बाद MKO की बात करते हैं। तो इन सब के चीज जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्या है कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको ZPD भी शॉर्ट में बोलते हैं। इसका मतलब होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? देखिए एक बालक होता है जो खुद से कुछ चीज़ों को कर पाता है। आप भी जब एक छोटे बच्चे थे तो कुछ चीज़ों को आप खुद ही कर लेते थे। ठीक है, जैसे जैसे आपका विकास होता गया आप कुछ चीज़ों को खुद ही करते चले गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कर तो सकते हैं लेकिन खुद से नहीं कर सकते हैं, किसी की हेल्प की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ तक आप खुद कर सकते थे और जहाँ तक किसी की मदद से आप कर सकते हैं, उन्हीं दोनों जो फील्ड हुए, उन्हीं दोनों जो लेवल हुआ, उसके बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है? वही होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसको थोड़ा सा डायग्राम के मदद से आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये जो सर्कल है जहाँ पे आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप खुद से कर सकते हैं। ये जो सर्कल है यहाँ तक क्या हुआ, आप किसी की मदद से कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो सर्कल है जो कहीं ना कहीं ऐसा सर्कल है, ऐसा एरिया है या ऐसा लेवल है जहाँ पे आप मदद के माध्यम से भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया वो क्या हुआ, ये हो गया आपका वास्तविक विकास का क्षेत्र। ठीक है, एक्चुअल डेवलपमेंट का ये रीजन होता है। ठीक, ये क्या होता है आपका सेकेंड सर्कल जो आप देख रहे हैं, ये क्या होता है? ये होता है जहां पे आप किसी के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? लर्निंग जोन होता है, जहां पे आप सीख रहे हैं। यहां पे आप सीख नहीं रहे हैं, यहां तो आप खुद से कर रहे हैं। ये क्या है? लर्निंग जोन है। ठीक है, ये एक्चुअल है, ये लर्निंग जोन हो गया। और ये जो जोन होता है ये क्या होता है? ये एक तरह से इसको कहते हैं जहां पे आप खुद से नहीं कर सकते हैं, ना किसी के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है एक तरह से एंग्जाइटी जोन होता है, एंजाइटी क्रिएट करने वाला जोन होता है। ठीक है, तो इसको एंजाइटी जोन भी बोलते हैं कि आप यहाँ कर ही नहीं सकते हैं, इस लेवल तक नहीं कर सकते हैं। ये जो लेवल होता है इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे जो आप कर सकते हैं, व्हाट आई कैन डू या यू कैन डू। ये क्या होता है? जो लर्निंग जोन होता है वो होता है व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, जहां पे आप किसी की मदद से कर सकते हैं। और ये जो एंसस लेवल होता है
जो आप नहीं कर सकते हैं, व्हाट आई कैन डू, आप नहीं कर सकते हैं यहां तक। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये क्या हो गया कि आपने यहां तक क्या किया, खुद से कर लिया। ठीक है, यहां पे क्या हुआ कि आप किसी की मदद से कर रहे हैं, कैन डू विद द हेल्प, यहां पे ये जो लेवल हो गया। और यही जो होता है अंतर आपका, इसका अंतर जो आप कर सकते हैं और जो आप किसी की मदद से कर सकते हैं, वही क्या होता है, यही जो यहाँ पे शेडेड रीजन जो आपको दिख रहा है, यही क्या होता है, ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यही होता है आपका ZPD, ZPD यही होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि आप कब कहाँ तक खुद से कर सकते हैं, वो क्या होता है, वास्तविक विकास का क्षेत्र होता है, जो आप में रियल डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा होता है जहाँ पे आप लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, किसी के माध्यम से करते हैं। और तीसरा क्या होता है, एंसस जोन, जो आप नहीं कर सकते हैं, वो क्या करता है, एंसस जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आप में फियर, डर, एंजाइटी क्रिएट करता है। ठीक है, और इस दोनों का अंतर ही वास्तविक क्षेत्र, विकास का क्षेत्र, और जो किसी के मदद से करते हैं, ठीक है, और लर्निंग जोन होता है, उसके विकास का जो क्षेत्र होता है, उसके अंतर को ही क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, कि जहाँ तक आप सीख सकते हैं, ये आपका मैक्सिमम लेवल होता है, यहाँ तक आप सीख सकते हैं। ये ऐसा लेवल है जहाँ पे आप सीख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, ZPD का कॉन्सेप्ट है। ये आपका क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगला कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, जिसको बोलते हैं पार ढांचा या मचान या मदद। आप देखेंगे एग्जाम में पार, ढांचा, मचान कोई भी दे सकता है। हो सकता है आप अगर ब्रैकेट में आपको स्कैफोल्डिंग दे दें तो कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि जब आप सीख रहे होते हैं, इस फेज में आने के लिए, लर्निंग फेज में आने के लिए, जहाँ पे आप किसी की मदद से सीख रहे हैं, तो ये मदद जिस रूप में आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जो टेम्पररी मदद होती है, हेल्प होती है सीखने की प्रक्रिया के दौरान, वही क्या कहलाता है, वही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या होता है, टेम्पररी हेल्प होता है, जो सीखने के दौरान आपको दी जाती है, जिससे क्या होता है, आप सीख पाते हैं, आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो पाता है। ठीक है, टेम्पररी इसको हेल्प बोलते हैं। इसको क्या, ये किस रूप में दी जाती है, तो ये डायरेक्ट आपको नहीं दी जाती है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, आप बना लो। नहीं, आप मान लीजिए मैथ का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, अचानक से क्या हुआ कि आपने फार्मूला लिखा, आप बनाना शुरू भी किए, लेकिन एक स्टेप बीच में जा करके आपको क्या हो रही है, मिस कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे करें। ठीक है, तो वहाँ पे अगर जो हिंट के रूप में जो हेल्प प्रोवाइड कराई जाती हैं आपके सुपरवाइजर द्वारा या टीचर द्वारा, वो क्या होता है, वही स्कैफोल्डिंग होता है। तो ये क्या होगा, ये एक तरह से साइन सिंबल के रूप में, साइन और सिंबल के रूप में प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, आपको क्या प्रोवाइड कराई जा रही हैं, साइन और सिंबल के रूप में आपको एक तरह से इशारे से आपको क्या कर दिया गया, एक हिंट दे दिया गया। जैसे एक बालक जो होता है वो चीज़ों को सीख रहा होता है, आप देखते होइएगा वो आपसे पूछता है कि इसका फर्स्ट वर्ड क्या होगा, आप बता दीजिए तो मैं पूरा बता दूंगा। तो जो आप हिंट देते हैं कि ठीक है ये ऐसे कर लो, ये शब्द डाल दो, ये पूरा राइम बन जाएंगे। तो वहाँ पे जब आप साइन के रूप में जो भी हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं, संकेत के रूप में, वो क्या हो रहा है, वही स्कैफोल्डिंग होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपने उसको एक टेम्पररी और सीखने के लिए एक मदद दे दिया। ठीक है, और वो क्या हुआ, उससे वो सीखना उसका कंप्लीट होता है, इस लेवल तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो ये स्कैफोल्डिंग हो गया।
अगला देखिए, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है MKO, जिसको बोलते हैं मोर नॉलेजिएबल अदर्स। चलिए इसको हटाते हैं। देखिए, मोर नॉलेजिएबल अदर्स नाम से ही क्लियर हो रहा है, हिंदी में भी मोर नॉलेजिएबल अदर्स ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, इसके लिए हिंदी अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक, तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है MKO, मोर नॉलेजिएबल अदर। MKO अब क्या होता है देख लीजिए। MKO होता है जो आपको क्या करता है, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब कि टेम्पररी हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, आपको सीखने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। ठीक है, तो MKO कोई भी हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है। इसके अलावे अगर कोई होता है जो आपको मदद कर देता है, मान लीजिए आप कोई काम ऐसा करना है जो आप कर तो रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि अब आप फंस गए हैं, आपको अब इसके आगे समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, उस दौरान अगर कोई भी आकर के आपको हेल्प कर दे रहा है, वो क्या हो जाता है, मोर नॉलेजिएबल अदर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपको हेल्प करा है। मोर नॉलेजिएबल अदर्स का मतलब ये नहीं होता कि वो उसी फील्ड में आपसे ज़्यादा ज्ञान रखता हो, इसका ये मतलब नहीं होता। ठीक है, मतलब ये होता है कि वो आपकी किस तरह से हेल्प कर रहा है। अगर जो आपकी हेल्प कर दे, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो आपसे उस फील्ड में ज़्यादा जान रहा है। ठीक है, तो मोर नॉलेजिएबल अदर्स वो होते हैं जो आपको जब आप फंस जाते हैं या आपको प्रोवाइड हेल्प की ज़रूरत होती है और वो आपको हेल्प दे देता है, वही क्या होता है, मोर नॉलेजिएबल अदर्स होता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास बहुत ज्ञान है लेकिन कहीं पे आप आकर के मिस कर जा रहे हैं या मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको रिकॉल करने में, रिट्राइव करने में आपको हेल्प कर रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, मोर नॉलेजिएबल अदर्स होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है लैंग्वेज के अंतर्गत, जिसको बोलते हैं प्राइवेट लैंग्वेज या निजी भाषा। अब देखिए क्या होता है, इसको भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि आप इसके माध्यम से ही सीखते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से भी आप में क्या होता है, सीखना होता है, लर्निंग होता है। ठीक है, प्राइवेट लैंग्वेज को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप कोई काम कर रहे होते हैं, अकेले होते हैं, आप कोई काम कर रहे होते हैं और उसी काम के दौरान क्या होता है, आप खुद से बात भी कर रहे होते हैं। ठीक है, कि इस काम को हमें इस ढंग से करना है, इस ढंग से करेंगे तो इसका इस तरह का परिणाम निकलेगा। आप इस ढंग से बातें करते हैं। या फिर आप कहीं जा रहे हैं, आप मान लीजिए रात में आप एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं, आपको डर लग रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप गाना गुनगुनाना शुरू करते हैं या खुद से बातें करने लगते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, आपके काम को रेगुलेट करता है। ठीक है, वो नियंत्रित करता है, वो आपको एक तरह से क्या करता है, डायरेक्शन देता है। ठीक, वही क्या होता है, प्राइवेट भाषा, प्राइवेट लैंग्वेज होता है। ठीक है, ये क्या करता है, आपको डायरेक्ट करता है, मतलब कि डायरेक्शन देता है आपके बिहेवियर को। ठीक है, ये रेगुलेट करता है, प्राइवेट लैंग्वेज है क्या है, एक तरह से ये इंट्रा कम्युनिकेशन का एक टाइप है। ठीक है, ये क्या है, इंट्रा कम्युनिकेशन, जब आप खुद से बातें कर रहे हैं।
ठीक है। तो इंट्रा पर्सनल ये कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, यहां तक आपने देखा कि क्या करिए, डायरेक्ट योर बिहेवियर, क्या है, रेगुलेट योर बिहेवियर। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशंस के क्या है, ये एक प्रकार है, टाइप है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये आप कोई भी कार्य कर रहे होते हैं उसको क्या करता है, ये निर्देशित करने का, उसको डायरेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक, प्राइवेट स्पीच का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी जो थिंकिंग होती है उसकी एबिलिटी बढ़ती है। आप देखिए, आप खुद से जब थिंकिंग कर रहे होते हैं उस दौरान बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स को आप उत्पन्न करते हैं, जनरेट करते हैं। आपकी जो भाषा होती हैं वो भी क्या होती हैं, परिष्कृत होते जाती हैं। ठीक, तो ये क्या करता है, एक तरह से आपके थिंकिंग और भाषा को क्या करता है, बेस देता है, उसको क्या करता है, बेहतर करने का कार्य करता है। ठीक है, प्राइवेट लैंग्वेज, प्राइवेट स्पीच भी इसको बोलते हैं, या प्राइवेट लैंग्वेज भी बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइवेट स्पीच। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एक कॉन्सेप्ट आया। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करते हैं ये अपने सिद्धांत में। ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है, तो रेसिप्रोकल टीचिंग होता है, ये क्लासरूम में मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे ने किस लेवल तक समझा नहीं समझा ये जानने के लिए या टीचिंग को बेहतर करने के लिए आपने बच्चे को कुछ ग्रुप में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, कुछ ग्रुप बना लिया, 3-4 ग्रुप आपने बना लिया, छोटे छोटे अमाउंट में स्टूडेंट को लेकर के। ठीक, आपने ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाने के बाद आपने क्या किया, उसको टीचिंग सौंप दिया। आप रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण, मतलब कि पहले आप टीचर थे, अब आप क्या हो गए, लिसनर हो गए, और उसी ग्रुप में से एक व्यक्ति जो होगा, एक स्टूडेंट होगा, वो टीचर बनेगा और फिर वो क्या करेगा, टीचिंग करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और ये होता है, इसके पीछे कुछ कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और क्या कार्य करता है, तो वो कार्य ये होता है कि जब आप टीचर बने, स्टूडेंट को ही आपने टीचर बनाया और वो क्या किया, आपको टीचिंग कराना शुरू किया, तो उसके दौरान उससे भी सेम चीज़ें होती हैं, प्रोसेस वही होती हैं कि उससे इंटरेक्ट करने के लिए आप उससे क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा क्या होता है, प्रश्न पूछने के बाद आप क्या करते हैं, आप उससे स्पष्टीकरण भी करवाने की कोशिश करते हैं। मतलब वो प्रश्न जब आप पूछें तो वो स्पष्टीकरण देगा जैसे एक टीचर देता है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, लेकिन क्या हुआ कि पहले टीचर पढ़ा रहा था, अब स्टूडेंट पढ़ाएगा। इससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट ने किस हद तक चीज़ों को सीखा है, या अगर आप इस तरह की टेक्निक अप्लाई करेंगे क्लास में तो फिर क्या होगा, स्टूडेंट भी एक तरह से थोड़ा सा कॉन्शियस रहेगा कि हो सकता है अगली बार मुझे टीचर बना दिया जाए और फिर मुझे पढ़ाना पड़ेगा वही चीज़ें, और मुझसे भी प्रश्न होंगे, मुझे भी उसका जवाब देना होगा। तो क्या होगा, क्लासरूम में एक स्टूडेंट क्या होगा, वो बेहतर ढंग से आपको समझेगा, सुनने की कोशिश करेगा, चीज़ों को बढ़िया ढंग से पढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि वो सारांशित करते हैं, सारांश बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो सारांश बनाएंगे और फिर क्या होगा, वो एक तरह से प्रिडिक्शन करेंगे, जिसको बोलते हैं भविष्यवाणी करना। जो टीचर का रोल होता है, जो टीचर जैसे करते हैं उसी तरह से स्टूडेंट से कराना है। टीचर बस क्लास के एक हिस्से बन जाएंगे। ठीक है, वो भी एक जैसे स्टूडेंट रहते हैं वैसे वो रहेंगे और स्टूडेंट पढ़ाएंगे। ठीक, तो ये क्या हुआ, रेसिप्रोकल टीचिंग हो गया, जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, आज के समय में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने देखा कॉन्सेप्ट। अब आइए, ये क्या बताते हैं, एक कॉन्सेप्ट और देते हैं, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सोल्विंग का कॉन्सेप्ट।
कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कि सहयोग के माध्यम से समस्या समाधान करने की बातें करते हैं। क्यों करते हैं? सहयोग से क्यों ये सहयोग पे फोकस करते हैं? क्योंकि आपने इनके सिद्धांत में देखा था कि जो सीखना होता है वो किसके माध्यम से होता है? वो होता है अंतःक्रिया के माध्यम से। सामाजिक जो फैक्टर्स हैं उसके साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखना होता है, इसके अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार। तो देखिए कोलैबोरेटिव जब प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी मतलब कि आपने ग्रुप बना दिया और ग्रुप में क्या हो रहा है, वो एक दूसरे का सहयोग करके अपनी जो समस्याएं हैं उसको क्या कर रहा है, वो हल करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या होगा, अंतःक्रिया की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है वो बढ़ेगी। और जब इंटरेक्शन होना शुरू होगा क्लास में तभी क्या होगा, सीखना वो मैक्सिमम हो पाएगा, सीखना बेहतर हो पाएगा और फिर क्या होगा, डेवलपमेंट भी बेहतर होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या बताते हैं, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की कॉन्सेप्ट दिए और इस पे एम्फेसिस डालते हैं। ठीक है, कि कोलैबोरेटिव जब भी होगा तो क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा तो बेहतर सीखना पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग देख लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इंटरेक्शन को बढ़ाना है। इंटरेक्शन के माध्यम से ही आप में क्या होता है, सीखना होता है, लर्निंग होता है। ठीक है, अब देखिए ये सिद्धांत में एक बातें और कही गई हैं, वो ये कही गई हैं कि जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट, अब थोड़ा सा देख लीजिए इसको पियाजे के साथ जोड़ करके। पियाजे भी क्या है, एक संरचनावादी है, लेकिन पियाजे क्या है, वो संज्ञानात्मक संरचनावादी हैं। और ये क्या है, वाइगोत्स्की क्या है, वाइगोत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और ये सामाजिक संरचनावादी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेज हैं, वो आपको समझना है। ठीक है, पहला डिफरेंसेज क्या है कि ये बताते हैं, जो वाइगोत्स्की हैं वो बताते हैं कि पहले क्या होता है, पहले लर्निंग होता है वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की और यहां लिखिए पियाजे। वाइगोत्स्की बोलते हैं कि पहले क्या होता है, पहले सीखना या अधिगम होता है, फिर क्या होता है, फिर विकास होता है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि पहले अधिगम होगा, पहले सीखना होगा, फिर क्या होगा, फिर विकास होगा। ठीक है, लेकिन पियाजे क्या बताते हैं, पियाजे बोलते हैं कि पहले, आपने देखा होगा कि इनके थ्योरी में क्या है, स्टेजेस की बात करते हैं। ठीक है, उम्र को क्या बोलते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस देते हैं कि जिस प्रकार से उम्र बढ़ता जाता है उसका सीखना भी क्या होता है, बेहतर होता जाता है। ठीक है, चीज़ों को सीखता जाता है। तो आपने देखा यहाँ पे क्या था कि पहले इन्होंने बताया कि सीखना होगा तब विकास होगा, लेकिन ये बताते हैं कि पहले अवस्था आती है, मतलब कि पहले विकास होता है, विकास होता है, फिर क्या होता है, फिर सीखना होता है, अधिगम होता है। ठीक है, ये एक डिफरेंसेज है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है, भाषा के बारे में बताते हैं कि भाषा में क्या होता है कि पहले विचार का विकास होता है। ठीक है, वाइगोत्स्की बोलते हैं कि पहले क्या होता है, विचार का विकास होता है, पहले क्या होता है, विचार का विकास। ठीक है, पहले विचार का विकास हो गया और फिर क्या होता है, पहले विचार का विकास हुआ, उसके बाद क्या होता है, पहले क्या होता है, भाषा का विकास होता है। ठीक है, ये पियाजे का था, ये पहले क्या होता है, पहले भाषा का विकास, फिर क्या होता है, फिर
विचार का विकास होता है, विचार का विकास। ठीक है, और ये देखिए ये क्या होता है कि शुरू में तो दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है, विचार और जो भाषा होते हैं वो पहले क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसीलिए पहले क्या हुआ, पहले बच्चे में भाषा का विकास हुआ, फिर उसके बाद वो विचार करना शुरू करता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एज बढ़ता जाता है, विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उसमें जब वो जाता है तो बाद में क्या होता है, दोनों एक साथ हो जाता है। लेकिन पियाजे क्या बोलते हैं, पियाजे बोलते हैं कि पहले क्या होता है, चिंतन का विकास होता है, फिर क्या होता है, भाषा विकास। ठीक है, तो ये डिफरेंसेज हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। वाइगोत्स्की ने बोला कि पहले अधिगम होगा, फिर क्या होगा, विकास होगा। लेकिन पियाजे बोलते हैं पहले विकास होता है, पहले अवस्थाएं आती हैं और फिर अवस्थाएं के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, उसमें जो उसमें जो कॉन्सेप्ट्स का गेन होता है। जैसे आप देखते होइएगा कि जो प्री ऑपरेशनल में होता है कि वो एनिमिज्म होते हैं, वो क्या होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं। लेकिन जब वो कंक्रीट ऑपरेशनल में जाते हैं तब वो क्या करते हैं, चीज़ों को सीखने लगते हैं, नियम को सिंपल नियम को समझने लगते हैं। प्री ऑपरेशनल में क्या होगा कि वो 2+4 है तो वो उसको इंटरनलाइज कर लेंगे रट करके, वो 2+4 आप पूछेंगे तो बता देंगे। लेकिन जब आप 4+2 पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे। ठीक, तो इस ढंग से क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी के गुण या फिर जो डिसेंट्रेशन का गुण होता है ये सब डेवलप नहीं हुआ होता। ठीक है, रीजनिंग डेवलप नहीं हुआ होता। लेकिन जब जैसे जैसे स्टेज बढ़ते हैं क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को वो सीखता चला जाता है। जो पहले नहीं सीख रहा था वो आगे चल करके सीख गया अगले स्टेज में। वही चीज़ें यहाँ पे वो बताते हैं कि पहले विकास हो रहा है फिर सीखना होता है। अब आइए भाषा के बारे में देखते हैं। पहले भाषा का विकास होता है फिर विचार का विकास होता है। कौन बोलते हैं, वाइगोत्स्की बोलते हैं। लेकिन पियाजे क्या बोलते हैं कि पहले चिंतन का विकास हुआ फिर क्या होता है, भाषा का विकास होता है। ठीक है, तो ये बातें कौन करते हैं, पियाजे करते हैं। और ये सिद्धांत जो आपने देखा है, जो अंतःक्रिया के माध्यम से सीखने पर बल देते हैं, जो भी सोशल फैक्टर्स होते हैं उसको ये क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस देते हैं कि सीखना तभी होता है जब आप समाज में सामाजिक कारकों के साथ आप इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। बच्चे का अंतःक्रिया जब तक समाज में नहीं होगा तब तक क्या होगा, वो सीखना नहीं होगा। और सीखना किस पे आधारित होता है, तो वो क्या होता है, भाषा पे आधारित होता है। सोशियो कल्चरल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उस पे सीखना होता है, उसके माध्यम से सीखना होता है। जब आप बड़े को देखते हैं कार्य करते हुए, उसको क्या करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं और इसी के माध्यम से आप सीखते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत रहा। और इसका जो एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन है या एजुकेशन में जो इसके निहितार्थ हैं वो ये हैं कि आपको बालक को कोशिश ये करना है कि ऐसे इन्वायरमेंट को उसके सामने प्रेजेंट करना है कि उसमें वो इंटरेक्शन करके सीख सके। तो क्लासरूम में ऐसा आप इन्वायरमेंट क्रिएट करिए एज अ टीचर कि बालक को मौका मिले बोलने का, बालक को मौका मिले खुद से ज्ञान की रचना करने का। आप कोलैबोरेटिव जो इन्वायरमेंट है वो बना सकते हैं। आप बच्चे को मौका दे सकते हैं कि वो बोर्ड पे जाए, वो भी क्या करे, टीचिंग करने की कोशिश करे, जिससे कि उसको पता चलेगा कि उसने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन होता है। आप कोशिश करेंगे कि बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन में डालें जहाँ पे वो प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करे, डिस्कवरी लर्निंग करने की कोशिश करें। ठीक है, ना कि रोट लर्निंग, ना कि लेक्चरर मेथड का आप प्रयोग करें। ठीक, तो इस तरह का इसका क्या है, निहितार्थ है एजुकेशन में। इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है एज अ टीचर। तो इनके सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आप क्लासरूम सिचुएशन को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि बालक का ज्ञान की रचना खुद वो कर सके। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये थ्योरी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अलग थ्योरी के साथ। तब तक के लिए आप लोग बेहतर ढंग से पढ़ाई करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।